आप सबने सुना होगा कि 1857 में भारत की आज़ादी की पहली जंग लड़ी गई। अंग्रेजों के खिलाफ आम सिपाहियों और जनता, यहां तक कि राजाओं ने खुलकर लड़ाई लड़ी और उसके बाद से पूरे देश में एक चिंगारी सुलगी और उससे भड़की आग के बाद सब कुछ बदल गया और अगले 90 सालों के भीतर अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन ये सच नहीं है, या कम से कम पूरा सच तो बिल्कुल नहीं है। ये तो सच है कि साल 1857 वो साल था जब ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए एक भयानक विद्रोह हुआ। ये वो विद्रोह था जिसने ब्रिटिश राज की जड़ों को हिला दिया था। लेकिन अंग्रेजों ने इस आग से बचने के लिए गुलामी की जंजीरों को और ज्यादा मजबूत और भारत को गुलामी में और भी कसकर बांध दिया। आज से लगभग 200 साल पुराने इतिहास के वो पन्ने पलटेंगे जो आपको बताएंगे कि 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों ने क्या सबक सीखा और कौन से वो हथियार थे जो अंग्रेजों ने इस्तेमाल किए, जिसकी बदौलत उनका ब्रितानी साम्राज्य पहले से ज्यादा मजबूत और चालाक हो गया। वो कौन सी चालें थी जिनका इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने भारत पर गुलामी की जड़ें और भी गहरी कर ली। ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 1857 का विद्रोह जब खत्म हुआ तो अंग्रेजों को एक बात समझ आई कि अगर भारत जैसे बड़े और डाइवर्स देश पर रूल करना है तो सिर्फ आर्मी की जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, बल्कि जरूरत होगी एक नई और चालाक स्ट्रेटेजी की, जिससे कि भारत पर शासन भी किया जा सके और गुलामी का एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सके जिससे लोगों को पता ही ना चले कि उनके शोषण के पीछे जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि गोरे अंग्रेज हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने भारत की सोसाइटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के साथ साथ भारत के कल्चर पर भी अपना असर डालना शुरू किया। सबसे पहले ध्यान दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे पर, क्योंकि ये वो हिस्सा है जिसे ठीक करके अंग्रेज अपने रूल को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते थे। ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए सबसे पहले 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म किया गया और भारत पर शासन करने की सारी जिम्मेदारी सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दी गई। इसका मतलब ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह से खत्म हो गया और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी पॉलिसीज लगातार बदलती रहती थी। लेकिन अब ये शासन सीधे महारानी के पास आ गया। 1877 में बाकायदा दिल्ली दरबार लगा के उन्हें भारत की महारानी भी बनाया गया। इसके साथ ही पहले जो गवर्नर जनरल का पद होता था उसे वायसराय के पद से रिप्लेस कर दिया गया। वायसराय का मतलब होता था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। इतिहासकार बिपिन चंद्रा अपनी किताब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि 1858 के एक्ट ने भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में ला दिया। यह कंपनी के शासन की समाप्ति और ब्रिटिश राज के डायरेक्ट कंट्रोल की शुरुआत का प्रतीक था। प्रशासन को बदलने के बाद दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव किया गया वो था आर्मी के स्ट्रक्चर को बदलना। अब आपको पता ही है कि 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था सैनिकों के द्वारा। मेरठ की छावनी से विद्रोह शुरू हुआ था जो पूरे देश में फैल गया। जाहिर है कि अंग्रेजों को यह बात समझ में आई। विद्रोह से पहले तक भारतीय सैनिकों पर ब्रिटिश सेना की काफी डिपेंडेंसी थी। 1857 में बंगाल आर्मी में इंडियन सैनिकों का रेशियो बहुत ज्यादा था। इसका डर अंग्रेजों को लगने लगा कि कल को अगर विद्रोह हुआ तो विद्रोह को दबाने में उन्हें काफी दिक्कतें आएंगी। इसीलिए ब्रिटिश हुकूमत ने सबसे पहला काम शुरू किया इंडियन और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में गैप को कम करने का। धीरे धीरे ब्रिटिश सोल्जर्स की संख्या को बढ़ाया गया और भारतीय सैनिकों की संख्या को कम किया गया। जो इंपॉर्टेंट जगहें थी सेना में उन तक भारतीयों की पहुंच को लिमिट कर दिया गया, जैसे कि तोपखाना को पूरी तरह से यूरोपियन सोल्जर्स को दे दिया गया। इसके बाद सैनिकों को जाति, धर्म और एरिया के हिसाब से बांटा गया। यहां से आर्मी में दो रेसेस निकाली गई, एक मार्शल और दूसरी नॉन मार्शल। इसमें गोरखा, सिख और पठान जैसी जातियों को मार्शल रेस कहा गया, जबकि बंगाल, बिहार और अवध के सैनिकों को नॉन मार्शल रेस कहा गया। इसका रीजन ये भी था कि 1857 में बंगाल और अवध के क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ था। अब फनी बात यह है कि इसमें रोटी और चावल के हिसाब से भी डिफरेंशिएट किया गया था। राइस ईटिंग पीपल वर क्लासिफाइड एज नॉन मार्शल्स और रोटी खाने वाले लोगों को मार्शल की कैटेगरी में रखा गया था। इसके पीछे की नीयत के बारे में इतिहासकार सुमित सरकार अपनी किताब में बताते हैं कि सेना का पुनर्गठन, फूट डालो और शासन करो की पॉलिसी का सबसे क्लियर कट एग्जाम्पल था। जिस आर्मी ने अंग्रेजों को करीब 1 साल तक विद्रोह को दबाने नहीं दिया था और अंग्रेजों की कमर तोड़कर रख दी थी, उस सेना की नाक में नकेल डालने के लिए ये सारा का सारा इंतजाम किया गया था।
लेकिन दोस्तों विद्रोह सिर्फ सैनिकों ने तो किया नहीं था। इस विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं, कुंवर सिंह, तात्या टोपे और कई ऐसे वीरों ने भी विद्रोह का बिगुल बजाया था। ये सभी लोग राजघरानों से जुड़े हुए थे। इन राजघरानों के पास भी अच्छी खासी ताकत थी। यही वजह है कि भारतीय राजकुमारों और राजाओं को लेकर भी पॉलिसी में चेंज लाया गया। 1857 से पहले अंग्रेज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों से रियासतों को हड़प रहे थे। यही वजह थी कि रियासतों पर कंट्रोल रखना शुरू किया गया। इन रियासतों को और मिलाने के लिए सबसे पहले भारतीय राजाओं को अपने बच्चे गोद लेने की इजाज़त दी गई। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इसको लेकर कहा कि कई भारतीय राजा तूफान में तरंग रोधक यानी ब्रेक वाटर्स का काम करेंगे। कहने का मतलब था कि राजा अंग्रेजों के लिए बफर जोन थे जो आम जनता और ब्रिटिश राज के बीच में खड़े थे। जॉन के अपनी किताब इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखते हैं कि यह अंग्रेजों की सोची समझी चाल थी जिससे बड़े पैमाने पर फ्यूचर में 1857 जैसा विद्रोह सामने नहीं आया। लेकिन दोस्तों सिर्फ यही काफ़ी नहीं था। आर्थिक मसले पर भी भारत की गुलामी को ऐसे ही इस्तेमाल करना था जिससे कि अंग्रेजों को नुकसान ना हो। पहले जहां ट्रेड के नाम पर भारत से बड़े पैमाने पर महंगी वस्तुएं, हैंडलूम और मसाले वगैरह का ट्रेड होता था, अब अंग्रेजी सरकार ने तय किया कि वो भारत को कच्चे माल का सप्लायर और ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में बने माल का कंज्यूमर बनाएगा। 1853 में विद्रोह से पहले भारत में ट्रेन की शुरुआत की गई, लेकिन विद्रोह के बाद इस काम में काफ़ी तेजी लाई गई और ऐसे ही कम्युनिकेशन के सिस्टम को भी काफ़ी तेज किया गया। अब अंग्रेज़ों ने ये सारे बदलाव भारत पर एहसान करने या फिर भारत का डेवलपमेंट करने के लिए नहीं किए थे, बल्कि इसके पीछे एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी थी और बेहद ठोस इरादे थे। उनका पहला मकसद तो यही था कि 1857 जैसा डरावना सपना वो दोबारा नहीं देखना चाहते थे। उनका दूसरा मकसद था ब्रिटिश एम्पायर के इंटरेस्ट को सेफ रखना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। इंडिया ब्रिटेन के लिए किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं था। यहाँ उनके लिए बहुत बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज थे, कच्चा माल था, मार्केट थी, जो कि उनकी बाकी दुनिया के एम्पायर को चलाने में भी हेल्पफुल थे। एग्जाम्पल के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि कैसे भारत, चाइना और अमेरिका के बीच में अफीम और चाय का एक ट्रायंगुलर ट्रेड हो रहा था। अच्छा, 1857 के विद्रोह में एक और बड़ी चीज़ हुई थी। इस विद्रोह में मुस्लिम, हिंदुओं और सिखों ने एक साथ मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इस यूनिटी ने उनको डरा दिया था। यही वजह है कि उन्होंने अब खुलकर फूट डालो और राज करो की पॉलिसी को अपनाया। वो जानते थे कि अगर भारतीय आपस में ही लड़ते रहेंगे तो वो कभी भी ब्रिटिश राज के खिलाफ एकजुट नहीं हो पाएंगे। इसी की देन थी सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट, जिसने आगे चलकर देश में विभाजन की नींव डाली। हिस्टोरियन एरिक हॉब्सबॉम द एज ऑफ एम्पायर में बताते हैं कि साम्राज्यों के लिए सबसे बड़ा खतरा शासितों की एकता होती है, यानी जनता की एकता होती है। अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर विभाजन को बढ़ावा दिया और ये बदलाव बहुत सोच समझकर लागू किए गए। मतलब जहां जरूरत थी बस वहां पर। फॉर एग्जाम्पल, बंगाल और अवध जैसे एरिया जहां पर विद्रोह सबसे ज़्यादा तेज था, वहां के ज़मींदारों पर सख्त नज़र रखी गई। अवध में तो कई ज़मींदारों की ज़मीनें छीन ली गई या उनके जो राइट्स हैं उनको काफ़ी कम कर दिया गया। इससे अलग अगर आप पंजाब और नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस को देखें तो यहाँ पर मार्शल रेस की थ्योरी लगाकर इन्हें अपने करीब लाने की कोशिश की गई। अंग्रेज़ों ने कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास जैसे अर्बन सेंटर्स में एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड और एजुकेशन के नए सेंटर बनाने शुरू किए। यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया ताकि ऐसे इंडियंस तैयार किए जा सकें जो ब्रिटिश शासन की निचली नौकरियों में काम करें और सत्ता को मजबूती दें। जैसा कि 1835 में लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो ब्लड और कलर में इंडियन हो, लेकिन टेस्ट में, विचारों में और मोरालिटी में ब्रिटिश हो। जो वो लाइन है मैं कोट करता हूँ, हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियन होम वी गवर्न, अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। अब दोस्तों, अंग्रेजों ने ये सारी पॉलिसीज ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद और भारत में मौजूद अधिकारियों की मदद से बनाई थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक बेहद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया था जो भारत के एक एक पहलू पर नजर रखता था। एक भारत सचिव का पद बनाया गया जो भारत के मामलों के लिए जवाबदेह था। फिर भारत में वायसराय और गवर्नरों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की पॉलिसीज को जमीन पर लागू किया। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे, उसके बाद लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन जैसे वायसरायों ने साम्राज्यवादी नीतियों को और कठोर बनाया। इंडियन सिविल सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग किया गया, लेकिन ऊंची पोस्ट पर अंग्रेजों का ही अधिकार रहा। इंडियंस के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम इतने मुश्किल बनाए गए कि लिटरली इम्पॉसिबल था उनको पास करना। हालांकि सत्येंद्र नाथ टैगोर जैसे एक्सेप्शनल केसेस थे जिन लोगों ने यहाँ पर भी अंग्रेजों को फेल कर दिया।
लेकिन एक बड़ी आबादी सिविल सेवक बनने का सपना भी नहीं देख सकती थी। ऐसे ही आर्मी में लंबे टाइम तक ऑफिसर पोस्ट से इंडियंस को दूर रखा गया। अब कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि अंग्रेज किसी भी तरह का विद्रोह नहीं चाहते थे। इतिहासकार एरिक स्टोक्स अपनी किताब द पेजेंट एंड द राज में बताते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन ने एक बहुत ही जटिल और सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया, जहां पर हर एक लेवल पर ब्रिटिश ऑफिसर ही होता था जिसके पास आखिरी फैसला लेना होता था, और भारतीय केवल अधीनस्थ या सपोर्टिव रोल्स में ही होते थे। यानी कि एक इंडियन क्या सोचता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, फैसला सिर्फ अंग्रेजों के हाथों में होता था। इस तरह अगर आप देखो तो 1857 का विद्रोह बेरहमी से कुचलने के बाद सेना को मजबूत किया गया। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई, जिसमें समाज से लेकर सेना तक को बांटने की कोशिश हुई। कानूनी और प्रशासनिक रूप से सख्ती भी बढ़ाई गई। आर्म्स एक्ट जैसे कानून लाए गए जिससे भारतीयों को हथियार रखने से रोका गया, जबकि अंग्रेजों को इस मामले में पूरी छूट थी। जमींदारी व्यवस्था को बढ़ावा देकर किसानों और जमींदारों के बीच में फूट डाली गई। जो जस्टिस सिस्टम था उसको भी अंग्रेजों के फेवर में ढाला गया। जानबूझकर हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाया गया। त्योहारों, परंपराओं और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मुस्लिम लीग को बढ़ावा देकर कांग्रेस से मुसलमानों को अलग करने की कोशिश हुई। इतिहासकार पॉल ब्रास कहते हैं कि अंग्रेजों ने समाज की दरारों को गहरा करके अपने शासन को आसान बनाया। भारत को आर्थिक रूप से बस कच्चे माल का सोर्स बनाकर रख दिया गया। जो कैश क्रॉप्स थी उनको बढ़ावा देकर किसान ब्रिटिशर्स पर ज़्यादा निर्भर हो गए। रेलवे भी माल ढुलाई के लिए बनाई गई, और ये सब करते हुए अंग्रेजों ने क्या प्रचार किया कि वो भारत को सभ्य बना रहे हैं। उस भारत को जहां वो जहांगीर के शासनकाल में बस एक व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन उनकी चालाकियों ने भारत को मानसिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से गुलाम बना दिया। तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह है या भारत की आज़ादी की जो पहली लड़ाई है वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, एक ऐसा मोड़ था जिसने ब्रिटिश राज के चरित्र को हमेशा के लिए बदल दिया। अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह से सीखा, और उनके सीखने का मतलब था हमारी और आपकी गुलामी को और भी चालाकी से मजबूत करना। उन्होंने सीधे सीधे फोर्स का इस्तेमाल तो किया ही, साथ ही फूट डालो राज करो की नीति, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार, आर्मी का रिफॉर्मेशन और इकोनॉमिक शोषण को एक नए और कहीं ज़्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से लागू किया। रामचंद्र गुहा गांधी बिफोर इंडिया में लिखते हैं कि 1857 के बाद का ब्रिटिश राज पहले से कहीं ज़्यादा ऑर्गेनाइज, सेंट्रलाइज और इंडियंस को साइकोलॉजिकल रूप से कमतर महसूस कराने वाला था। तो दोस्तों ये थी कहानी भारत पर अंग्रेज़ों की गुलामी को मजबूत करने के सारे सिस्टम की, कैसे अंग्रेज़ों ने भारत को इस लेवल पर गुलाम बनाया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।